नमस्कार, मैं सूरज और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदित्य कम्युनिटी हॉल में। यहाँ पे कुछ ही समय में राष्ट्रीय जनजन की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कोरोना काल में कई तरह के सर्कुलर जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, उन प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए विभिन्न विधानसभाओं में, बिहार के लगभग 243 विधानसभाओं हम लोग जन जन तक पहुंचकर पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उस सीमा में रहकर जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन दिया, चीफ कमिश्नर साहब अरोड़ा साहब ने जो गाइडलाइन दिया है, उस दायरे में रहकर हम लोग ये प्रयास करेंगे कि बिहार के 12 करोड़ जनमानस तक अपनी विचारधारा को पहुंचाएं और उनका विश्वास हासिल करें कि आखिर क्यों राष्ट्रीय जनजन पार्टी की आवश्यकता पड़ी और एक तीसरे विकल्प की आवश्यकता बिहार को पड़ी। बिहार में ऑलरेडी बहुत सारे विकल्प हैं, पहले से राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां भी हैं, भाजपा कांग्रेस जैसी प्रादेशिक पार्टियां हैं, जदयू, राजद, लोजपा जैसी। तो फिर एक और विकल्प राष्ट्रीय जनजन पार्टी के रूप में क्यों? ये पिछले 8 वर्षों से जनता के बीच में घूम घूम कर बिहार के 38 जिला, 243 विधानसभाओं में लगभग 2500 से अधिक गांवों का पैदल हमने दौरा किया और आज बीमार पड़े बिहार को बीमारी से निजात दिलाने का जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रयास निश्चित रूप से इसलिए सफल होगा, हमारा बीमार पड़ा बिहार फिर से चंगा होगा, फिर से स्वस्थ होगा। वो इसलिए विश्वास है क्योंकि हम लोगों ने बीमारी को जड़ से समझने का प्रयास किया कि बिहार के बीमारी के जड़ में क्या है। और ये तभी संभव है जब आप धरातल पर उतरकर, ज़मीन पर उतरकर डायरेक्ट लोगों के बीच में खटिया, चौकी, दरी पर बैठकर उनकी समस्याओं को आप सुनेंगे, तब आप उनकी समस्याओं का निराकरण निकाल सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ दोनों की समस्या है। आधा बिहार बाढ़ से परेशान रहता है और आधा बिहार सुखाड़ से परेशान रहता है। लेकिन सरकार जिसकी भी हो, चाहे यूपीए की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार हो, इनके लिए वो एक अवसर है, वो लॉटरी लग जाता है। बाढ़ आ गई तो लॉटरी लग गया। जनता की समस्याओं से सरोकार नहीं है। ये सर्वे करवाते हैं अखबार में फ़ोटो खिंचाकर डालने के लिए, ये सर्वे करवाते हैं टीवी चैनल्स में दिखने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। तो दौरा कैसे कर रहे हैं? एक हेलीकॉप्टर पर एक तरफ सीएम और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम और 20,000 फुट की ऊंचाई से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेते हैं। तो उससे तो यह प्रतीक होता है कि आप जायजा लेने नहीं जा रहे हैं, आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मजा लेने जा रहे हैं कि कौन सा गाँव ज़्यादा डूबा है, कौन सा गाँव कम डूबा है। आपको 3 से 4 दिन तक पानी में रहकर उनकी समस्याओं को समझना चाहिए था। आपके सूबे की आबादी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, छप्पर पर भोजन बनाने को, रात गुजारने को विवश है। पेड़ पर चढ़कर लोग रात गुजार रहे हैं। भर कमर पानी में लोग अपने घरों से निकलकर दैनिक दिनचर्या या जो कामकाज होता है उसको करने में मजबूर हैं और आप 20,000 फुट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से सर्वे कर रहे हैं। तो ये कैसा सर्वे है?
हमने धरातल पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया और अब हम आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से बिहार के 12 करोड़ आवाम और ख़ासकर 6.25 करोड़ जो युवा हैं, हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे राज्य में पैदा लिए जो भारत का सबसे युवा राज्य कहलाता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि जो युवा राज्य विकास के मामले में सबसे ऊपरले पायदान पर होना चाहिए था, आज हम सबसे निचले पायदान पर हैं। उड़ीसा जैसा राज्य रेंगते रेंगते हमसे आगे निकल जाता है और हम उससे भी पीछे चले जाते हैं। हमारे मैन पावर का इस्तेमाल करके गुजरात मॉडल बन गया, पंजाब विकसित राज्यों की श्रेणी में आ गया, देश की राजधानी दिल्ली और माया नगरी मुंबई हमारे मैन पावर का इस्तेमाल करके चल रही है। और हमारे बिहार का ये हालत है कि जो पाटलिपुत्रा इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि जो पाटलिपुत्रा कभी विश्व भर के व्यापारियों का, केवल भारत भर के नहीं, विश्व भर के व्यापारियों का व्यापार जगत का केंद्र हुआ करता था, आज पटना की ये स्थिति है कि लगातार 4 घंटे बारिश हो जाए तो पटना का कोई ऐसा गली नहीं है जहां नाव चलाने की स्थिति नहीं पैदा हो जाती। कभी हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए विदेश के शोधार्थी भी तरसते थे। चीन के रिसर्चर को 10 वर्षों तक चीन में पढ़ाई करनी पड़ी थी संस्कृत की, तब जाकर नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन मिला। और आज हमारे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है। क्या हम पटना को आईटी हब नहीं बना सकते? क्या औद्योगिक क्रांति की शुरुआत बिहार की भूमि से नहीं की जा सकती? 50 लाख जो कामगार बंधु बात बात पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मानव श्रृंखला लगाते हैं बिहार में, और प्रकृति ने ऐसा इनको दिन दिखलाया कि गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा से लेकर बिहार तक मानव श्रृंखला लग गया सड़कों पर इस कोरोना काल में। ये कहते हैं कि 50 लाख लोगों को हम रोजगार नहीं दे सकते, सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। तो लानत है आपके 15 साल के कार्यकाल पर। यदि करने की इच्छा शक्ति हो तो 50 लाख नहीं 5 करोड़ लोगों को भी रोजगार दिया जा सकता है। हर हाथ रोजगार दिया जा सकता है, हर हाथ रोजगार दिया जा सकता है। और जो 50 लाख हमारे कामगार साथी जिनको आपने प्रवासी बना दिया, अरे प्रवासी तो वो तब थे जब वो दिल्ली में रह रहे थे, जब मुंबई में रह रहे थे, जब वापस बिहार आ गए तो प्रवासी नहीं हो तो बिहारी। और वो कोई बेकार के नहीं है, उनके हाथों में हुनर है, वो अलग अलग फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करके आए हैं। 20-25 वर्षों तक उन्होंने काम सीखा है, उनको काम की आवश्यकता है, लेकिन आपके पास काम नहीं है। मजबूरन जिन मालिकों ने, जिन फैक्ट्री मालिकों ने, जिन मकान मालिकों ने लात मारकर कोरोना काल में इनको भगा दिया कि तुम बिहारी नहीं बीमारी हो, यहाँ बीमारी फैलाओगे, घर जाओ। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, सारा सुविधा बंद। हजारों किलोमीटर छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप के साथ लोग पैदल चलकर आए। उनसे पूछिए, वो दोबारा नहीं जाना चाहते हैं दूसरे राज्य में काम करने के लिए, लेकिन उनकी मजबूरी है, बच्चे की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करानी है, माँ बाप का इलाज कराना है। करेंगे क्या? यहाँ मिट्टी फोड़कर थोड़ी खाएंगे। एक बिहारी होने के नाते हमारे दिल में इस बात की कसक है, तकलीफ है कि हमारे जो साथी अन्य राज्यों में जो काम करने जाते हैं रोजगार की तलाश में, उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। हम उससे निजात दिलाना चाहते हैं। हम बिहार को क्राइम फ्री बिहार बनाना चाहते हैं, अपराध पर पूर्ण विराम लगाना चाहते हैं, जो कि पिछले 30 वर्षों के जिनके हाथों में हमने सत्ता दी है, चाहे वो लालू यादव के परिवार के हाथों में रही या नीतीश कुमार के हाथ, ये इनके बस की बात नहीं। आप यदि इनका इतिहास खंगालेंगे तो ये लग जाएगा, आप आसानी से समझ सकते हैं कि जिन अपराधियों पर और अपराध पर पूर्ण विराम लगाने की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं अपराधियों की वजह से तो ये सत्ता में बैठे हुए। वही अपराधी इनके लिए वोट बैंक का काम जुगाड़ करने का काम करते हैं, वही
अपराधी इनके लिए विधायक का परेड करवाते हैं, उन पर यह पूर्ण विराम नहीं लगा सकते। और जब तक अपराध पर पूर्ण विराम बिहार में नहीं लगेगा, कोई भी बाहरी निवेशक बिहार में निवेश करने से पहले 1000 बार सोचेगा। वो सरकार को राजस्व दे सकता है, सरकार को टैक्स दे सकता है, वो गुंडों को टैक्स नहीं दे सकता है। और गुंडों को यदि टैक्स नहीं देगा तो सरकारी संरक्षण में जो गुंडे पल रहे हैं वो गोली मारने के लिए भी तैयार है। तो कौन उद्योगपति होगा जो गोली खाने के लिए बिहार में निवेश करेगा? और जब तक बाहरी निवेश नहीं आएगा, जब तक आप छोटे छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा नहीं देंगे, आपके पास जो मैन पावर है, आपके पास जो कस्टमर है, यूरोप का गिना चुना ही ऐसा देश है जिसके पास इतना कस्टमर होगा। 12 करोड़ आबादी इस बिहार की। और अन्य राज्य में के उद्योगपति आपके यहाँ मसाला बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, नमक बेच रहे हैं, सारा उद्योग धंधा आपके यहाँ सेटअप किए हुए हैं। क्या आप अपने यहाँ उद्योग धंधा नहीं लगा सकते? इन चीज़ों पर काम करना है। आज के समय में जो सुशासन नाम का है, आप देखिए हर रोज़ 1 दर्जन से अधिक बलात्कार मामले इस बिहार में सामने आते हैं। 1 दर्जन से अधिक हत्या का मामला हर रोज़ सामने आता है, लेकिन उसको नेशनल मीडिया में नहीं चलने दिया जाएगा। और ख़ास करके आज जब चुनाव सर पे है, अभी चलाया जाएगा क्या? अभी चलाया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत। पिछले 3 महीनों से मीडिया में कुछ और नहीं देखने को मिला। सुशांत सिंह राजपूत के बाद रिया चक्रवर्ती आ गई, उसके बाद कंगना रनावत जी आ गई हैं, और अब कुछ दिन के बाद अनुष्का भाभी का भी बच्चा होने वाला है। तो 15-20 दिन ये भी चलेगा, तब तक चुनाव निकल जाएगा। ये इन्हीं के नाव पर सवार होकर अपनी नैया पार कर लेंगे। लेकिन बिहार की जनता ये सब समझ रही है। ये जितना मूर्ख समझते हैं बिहार की जनता को, बिहार की जनता है नहीं। इनको पता नहीं कि बिहार और यूपी के रास्ते ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। बिहार के लोग सब समझ रहे हैं। और बिहार अब इन गिद्धों के चंगुल से बिहार के लोग इस बिहार को बाहर निकालना चाह रहे हैं, जिन गिद्धों ने पिछले 30 वर्षों से बिहार को नोचा है, जलील किया है, बर्बाद किया है, बिहार और बिहारी शब्द को अपमानित किया है। अब इनके चंगुल से बिहार को हम निकालना चाह रहे हैं। और मेरे जानकारी के मुताबिक 3 ऐसी पार्टी है जिसके गठन होते ही पूरे प्रदेश में ये मैसेज चला गया था कि एक तीसरा मजबूत विकल्प आया है। एक आम आदमी पार्टी थी दिल्ली में, एक YSR कांग्रेस थी हैदराबाद में, आंध्र में, और एक तीसरी पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी कि जिसके गठन होते ही उसी दिन प्रदेश के हर कोने तक, हर गांव तक ये मैसेज चला गया कि बिहार में एक तीसरा और मजबूत विकल्प आ गया है, जिसके पास एक विज़न है, एक सोच है, एक रोड मैप है, एक ब्लूप्रिंट है कि हम बिहार में बिहारियों को बिहार में ही कैसे रोज़गार दे सकें। हमारे बच्चे जो जीवन भर में मात्र एक बार मुस्कुरा पाते हैं, हमारे युवा, जब वो स्टूडियो में पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवाने जाता है, उसके अलावा कभी पढ़ाई के नाम पर, कभी नौकरी के नाम पर उसको माँ मिट्टी और संस्कृति से सब दिन दूर रहना पड़ता है। उसको बिहार में ही बेहतर शिक्षा कैसे मिले, उसको बिहार में ही रोज़गार कैसे मिले, इसके लिए ब्लूप्रिंट है। बिहार को अपराध मुक्त कैसे बनाया जाए, भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर लगाम कैसे लगाया जाए, इन सबों के लिए भी ब्लूप्रिंट है। तो हम युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि बिहार में बदलाव लाना है तो चारपाई पे सोते हुए सोचने से बिहार नहीं बदलेगा, घर में बैठ के PUBG खेलने से बिहार नहीं बदलेगा, नेटफ्लिक्स पर मूवी देखने से बिहार नहीं बदलेगा, और जो चाचा दादा हैं वो दलान पर बैठ के ताश खेलने से बिहार नहीं बदलेगा। आपसे निवेदन है, बिहार बदलने के लिए अब आपके पास चंद दिन रह गए हैं। आप यदि जाग गए हैं तो अपने आसपास के सो रहे लोगों को जगा दीजिए। उनको कहिए कि यदि आज भी इतनी दुर्गति होने के बाद भी यदि बिहार आप उन्हीं के हाथों में सौंप देंगे जो बिहार और बिहारियों के दुर्गति का कारण बने हैं, तो आने वाली पीढ़ियों से आप नज़रें मिलाकर बात नहीं कर पाइएगा। और ये इसका जिम्मेवार फिर लालू और नीतीश नहीं होंगे। लालू और नीतीश अपने खानदान वालों का वोट लेकर 15-15 साल बिहार में नहीं रहे। हम और आपने वोट दिया उनको, और अब बदलिए उनके चंगुल से बिहार को निकालिए। और नहीं निकालिएगा तो गलती कहीं ना कहीं हमारी और आपकी है कि हम बिहार को इस बदहाली से निकालना नहीं चाहते। फिर आप 5 साल तक चिल्लाते रहिए, ये बहरे सांप बन जाएंगे।
इसलिए अभी समय है, आप अपनी ताकत का एहसास करवाइए। आप कहिए कि अब अगड़ा पिछड़ा, दलित फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम, मंडल कमंडल की राजनीति बिहार में नहीं चलने वाली है। अब विकासवाद की राजनीति बिहार में चलेगा, और जो बिहार के विकास की बात करेगा, बिहार के युवा, बिहार के बुजुर्ग, बिहार की महिलाएं, हम उनके साथ में हैं और हम उनको वोट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा और सुना भी, उनका ये कहना है कि बीजेपी आरजेडी बहुत सारे पार्टियों के रहते हुए भी उनका विकल्प आया। लोग उनको चाहते हैं कि वो यहाँ के सत्ता में आए और यहाँ जो 30 सालों में जो भी सरकार रही लूटी है उन सब का हिसाब ले और ये कुछ परिवर्तन करेंगे। इनके पास काफ़ी अच्छा विज़न है बिहार के लिए। ये बिहार को काफ़ी आगे लेके जा सकते हैं, शिक्षा स्तर हो या रोज़गार में, काफ़ी चीज़ों में। और भी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना किया हो तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।